हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। देखिए, पिछले दो वीडियोस हमारे बहुत अच्छे रहे। क्यों? क्योंकि हम उससे पहले 10 वीडियोस पढ़ चुके हैं। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, रोज़ आधा घंटा दीजिए, इन 10-10 वर्ड्स को समझिए, पढ़िए, सीखिए। कोई दिक्कत नहीं आने वाली आगे वाले वीडियोस में। जब तक ये वीडियोस देखते रहेंगे आपका रिवीजन चलता रहेगा। ठीक है, चलिए फिर हम शुरू करते हैं आज हमारा थर्ड वीडियो। आज के इस वीडियो में थोड़ा सा स्पेशल ये है कि हमारे पास टोटल 11 वर्ड्स हैं लर्न करने के लिए। वी हैव 11 वर्ड्स टू लर्न। बहुत सिंपल सिंपल वर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब किसी का नहीं है और हर वक्त आते हैं ये मत। अगर आप अपनी नॉर्मल बोलचाल की भाषा में भी यूज़ करेंगे या फिर आएंगे आपके पास ऐसे लिखने को आया है, कोई लेटर लिखने को आया, तो इन वर्ड्स को आप आराम से उसमें यूज़ कर सकते हैं। और ये सब प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं। इसका मतलब है एसएससी सिर्फ वही शब्द पूछता है, या फिर मैं कहूँ कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम ज़्यादातर वही शब्द पूछता है जो हम रेगुलर यूज़ में लेते हैं। तो पहला वर्ड है एक्सोनरेट, दूसरा है वेटरन, तीसरा है इम्प्रोविडेंट, चौथा है फ्यूजिटिव, पांचवा लॉडेबल, छठा एटियोलेट, क्या है एटियोलेट, सातवां हेरेसी, आठवां पॉलीग्लॉट, नौवां फेंट, ये बहुत अच्छा वर्ड है, दसवां एरेबल और 11th एंड द न्यू वर्ड इज एलर्जी और एलेगी। वी विल से इट एलेगी। ठीक है, चलिए। तो अब हम अपना क्या करेंगे, पेन चेंज करेंगे। ये बहुत बड़ा काम है। चलिए, तो हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड। टू फ्री समवन फ्रॉम ऑल ब्लेम्स। हर ब्लेम से, हर दोष से मुक्त कर देना। क्या कर देना? दोष मुक्त कर देना किसी को, मतलब एक्सोनरेट कर देना। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में शायद पढ़ा था एक वर्ड, एक्विट। एक्विट मतलब भी वही था। फ्री समवन फ्रॉम ऑल ब्लेम्स वही मतलब है। उससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, उस वाले वीडियो में पढ़ा होगा हमने एक और वर्ड, एब्जॉल्व। एब्जॉल्व समवन फ्रॉम, एक्विट समवन ऑफ, ये प्रपोजिशंस आते हैं इनके बाद में। एक्सोनरेट के साथ भी फ्रॉम, है ना, ध्यान रखना। एक हमने शुरुआत में वर्ड पढ़ा था एमनेस्टी, ये मैं रिवीजन करा रहा हूँ आपका, जो हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। और एक बहुत अच्छा वर्ड जो बार बार कंफ्यूज करता है, स्क्रिलस। इसका मतलब क्या था? किसी की इमेज को खराब करना। ठीक है, इस स्क्रिलस को याद रखना, भूल जाते हैं लोग पाक। एक्सोनरेट मतलब टू फ्री समवन फ्रॉम ऑल ब्लेम्स, दोष मुक्त कर देना। तो सिनोनिम्स भी क्या हो गए इनके? सारे सिनोनिम्स ही हैं, एक्विट, एब्जॉल्व, ये दोनों नहीं है, ये अलग है ना, ये रिलेटेड वर्ड्स हैं हमारे। हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक तो सिनोनिम्स और एक रिलेटेड वर्ड्स। रिलेटेड वर्ड्स मतलब जब आप ये शब्द देखते हैं तो आपके दिमाग में और कौन कौन से शब्द आते हैं, ये सारे जो हम अपने पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। सिनोनिम कौन कौन से हैं इसके? एक्विट, एब्जॉल्व और डिस्पेंस विद, ये भी होता है। डिस्पेंस विद मतलब खत्म कर देना, उस चीज़ को हटा देना एक तरह से ना। इसके दो मतलब है एक्चुअल में, या बांटना। देखो, डिस्पेंस को हम लेते हैं विद, तो इसके साथ प्रपोजिशन आता है, उसको छोड़ दो एक बार, है ना। अगर किसी चीज़ को मैंने ब्रैकेट्स में लिखा ना, इसका मतलब है कि ये इसके साथ लगाना ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है हर वक्त लगता हो। डिस्पेंस का एक मतलब तो है एक्विट, मतलब यही एक्सोनरेट, दोष मुक्त कर देना। और दूसरा मतलब होता है बांटना। हम पहले वाले वीडियोस में पढ़ चुके हैं डिस्पेंस का मतलब। हमारी डिस्पेंसरी होती है ना, डिस्पेंसरी में एक तरह से दवाइयाँ बटती हैं। ठीक है, तो ये डिस्पेंसरी किससे बना? डिस्पेंस वर्ड से, है ना। एग्जेम्प्ट कर देना, एग्जेम्पशन मिलता है ना हमें, छूट मिलती है। ये सब इसके सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स कभी भी उस वर्ड के मतलब वाले नहीं होते हैं, मिलते जुलते मतलब होते हैं। ठीक है, एक्विट और एब्जॉल्व का मतलब लगभग वही है, ठीक, लेकिन डिस्पेंस और एग्जेम्प्ट आर नॉट द सेम। अच्छा, इसके एंटोनिम्स, एंटोनिम्स का उल्टा। ठीक है, किसी को दोष मुक्त कर देना, किसी को दोषी ठहराना। ही इज अ कन्विक्ट, कन्विक्ट मतलब दोषी, किसी के ऊपर चार्ज लगाना, इल्ज़ाम लगाना। ठीक है, एक्सोनरेट मतलब क्या है? किसी को दोष मुक्त करना, है ना। सो इट इज़ अ वर्ब, है ना, एक्शन हो रहा है यहाँ पे कुछ, तो ये एक वर्ब है, ध्यान रखना। हम ये वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब थोड़ा थोड़ा क्यों पढ़ रहे हैं? जिससे हमें थोड़ी सी नॉलेज हो जाए कि व्हाट आर दे एक्चुअली। जब हम अपना ग्रामर सेशन स्टार्ट करें तो हमें इतनी दिक्कत ना आए पढ़ने में। एक्सोनरेट का मतलब समझ में आ गया? मतलब जैसे इसका एग्जांपल हम समझते हैं कि पुलिस जब उसको कैद करके लाई,
उसके बाद पुलिस ने जांच करी और जब कोर्ट में केस दाखिल हुआ तो कोर्ट हैज़ एक्सोनरेटेड हिम फ्रॉम ऑल हिज ब्लेम्स, है ना। कोर्ट ने उसे उसके सारे दोषों से मुक्त कर दिया। तो फ्रॉम यूज होता है इसके साथ। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल है। ये सिनोनिम्स हैं इसके, ये एंटोनिम्स। देखिए एंटोनिम्स किसी शब्द के याद करना ज़रूरी नहीं है, पहली बात तो उसके सिनोनिम्स को याद करना बहुत ज़रूरी है। उससे मिलते जुलते शब्द कौन से हैं ये पता होना चाहिए। और अगर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है तो ये एंटोनिम्स अपने आप याद हो जाएंगे आपको, अदरवाइज याद हो भी नहीं सकते, क्योंकि एंटोनिम्स आर हार्ड टू लर्न, लेट मी टेल यू वन थिंग। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। एक्सोनरेट, क्लियर, दोष मुक्त करना। नेक्स्ट वर्ड है वेटरन। ये वर्ड मैंने एक कारण से लिया है क्योंकि लोग बाग इस वेटरन में, और एक डॉक्टर होता है जानवरों का, उसको क्या बोलते हैं बाद में देखेंगे ना, उसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं लोग बाग। वेटरन मतलब होता है कोई एक्सपीरियंस होल्डर आदमी। जो एक्स सर्विसमैन होते हैं ना हमारे आर्मी से, जो बाहर निकल के आते हैं मिलिट्री से, एक्स सर्विसमैन, है ना, दे आर वेटरन। उन्होंने बहुत लंबी सर्विस निकाली होती है आर्मी के अंदर, ठीक है। मतलब जिसके पास एक्सपीरियंस है उसको हम ओल्ड कह सकते हैं। तो ओल्ड से हमने एक वर्ड पहले ही पढ़ा है, जेरिएट्रिक्स, या फिर जेरिएट्रिक। और जेरिएट्रिक्स दो अलग अलग वर्ड है। जेरिएट्रिक मतलब बूढ़े से रिलेटेड, जेरिएट्रिक्स मतलब उनका हॉस्पिटल, है ना। तो वेटरन मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, ठीक है। पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड, बिल गेट्स, ही इज़ अ वेटरन ऑफ आईटी सेक्टर, ठीक है। और हमारे कौन है, स्टीफन हॉकिंग्स, ही इज़ अ वेटरन फिजिक्स, है ना। बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनके अंदर। जैसे हमारे आर्मी के एक्स सर्विस मैन, उनको भी हम वेटरन सोल्जर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? वेटरन सोल्जर्स, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं वेटरन प्लेयर कोई होगा, है ना। मैसी, सचिन, धोनी, दे आर वेटरन प्लेयर। सम आर वेटरन टीचर्स, ठीक है। किसी स्कूल में होता है ना बहुत पुराने टीचर्स, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर, वेटरन कोच, ठीक है। वेटरन, और क्या होते हैं, वेटरन पेरेंट बोल सकते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, दे आर ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ आवर्स, है ना, ठीक है। समझ में आ गया वेटरन का मतलब। अच्छा हाँ, हम कंफ्यूजन किस में होता है हमको, देखिए ये वाले वर्ड हम पहले पढ़ चुके हैं ना, जेरिएट्रिक्स वगैरह। तो इसका मतलब भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जो किसका डॉक्टर होता है, जानवरों का डॉक्टर, उसको क्या बोलते हैं? कोई बता सकता है आप में से? जानवरों के डॉक्टर को बोलते हैं वेटरनरी। क्या बोलते हैं? देखो, वेटरनरी, यही बोलते हैं इसको, वेटरनरी, ठीक है। वेटरनरी डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर होता है? वेटरनरी डॉक्टर। वेटरनरी डॉक्टर या फिर वेटरनरी इज अ फील्ड रिलेटेड टू डिजीजेस, इंजरीज और ट्रीटमेंट ऑफ फार्म एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। या तो हमारे गाय भैंस ये सब, या फिर कोई डोमेस्टिक एनिमल हो, कुत्ता बिल्ली वगैरह वगैरह, ठीक है। वेटरनरी डॉक्टर मतलब जानवरों का डॉक्टर, लेकिन मेनली हम बोलते हैं इसको ही इज़ अ डॉक्टर ऑफ किसका? डोमेस्टिक एनिमल्स, क्योंकि जो हमारा एनिमल होगा हम उसी का इलाज कराएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ह्यूमैनिटी काम करवा देती है ऐसे, जो हमें रोड पे पड़ा हुआ जानवर मिल जाता है हमारा, वो उसको भी वो डॉक्टर देख लेते हैं ना। तो वेटरनरी का हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? जानवरों का डॉक्टर। ध्यान रखना, दिस वर्ड इज वेटरन एंड दिस इज वेटरनरी, फर्क है दोनों में, ठीक, कंफ्यूज मत होना, है ना। चलिए नेक्स्ट, वन हु इज टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर। जिसको फ्यूचर का प्लान करने में बहुत ज़्यादा केयरलेस हो, मतलब उसे कुछ होश ही नहीं है, अपने तो मस्त रहो, केयरलेस है, बिल्कुल ही ध्यान ही नहीं देता वो चीज़ों के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्रोविडेंट। अच्छा ये वर्ड आपको देखो कैसे याद होगा, बहुत इजीली याद हो जाएगा आपको ये वर्ड। ये एक एडजेक्टिव है। कौन सा है? एडजेक्टिव, मतलब ये क्वालिटी है। इम्प्रोविडेंट पर्सन, है ना, उसकी क्वालिटी है, विशेषता है उसकी ये, कि वो बहुत ही ज़्यादा केयरलेस है। इसके दो मतलब हैं। पहला मतलब यहाँ लिखता हूँ, दूसरा मतलब यहाँ लिखता हूँ। पहला मतलब है कि वही जो हमें यहाँ पे बताया, फ्यूचर की ना सोचने वाला ना। फ्यूचर क्या कोई नहीं सोच रहा, फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स होता है ज़्यादातर, है ना, उनका कैसा होता है? इम्प्रोविडेंट एंड अनडिसिप्लिन्ड बिहेवियर, ठीक है। बिहेवियर कैसा होता है उनका? इम्प्रोविडेंट एंड अनडिसिप्लिन, ठीक। और दूसरा मतलब है जो पैसे खर्च करता हो, बस पैसे खर्च करना, मतलब खर्च भी नहीं करना, फिजूल खर्च करना, है ना, फिजूल खर्ची। जिसको पैसे से कोई मतलब नहीं, कल के लिए बचे नहीं बचे मैं तो आज ही खर्च कर दूँ, उसी सेंस से मतलब है, ठीक है। एक तो जो फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं सोचता, कोई प्लानिंग नहीं हो उसकी, और दूसरा हु स्पेंड्स मनी इन अ केयरलेस वे, ही इज ऑल्सो एन इम्प्रोविडेंट पर्सन, ठीक है। समझ में आ गया आपके? अच्छा, इससे रिलेटेड वर्ड्स हमने पढ़ रखे हैं,
जो बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करता है, खर्च ही नहीं करता, कंजूस जिसको हम कहते हैं ना, थर्फ्टी, पेन्यूरियस, इम्पेक्यूनियस, ये सब वर्ड्स हमने पढ़ रखे हैं पहले। ठीक है, इनको एक बार आप रिवाइज करना। प्रीवियस वीडियोस में अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं बनाए होंगे तो अभी पहले के वीडियो देखिए, बनाइए, पढ़िए। ठीक है, ये सब क्या है इसके, इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं, एंड दे ऑल आर इट्स एंटोनिम्स आल्सो। उल्टे हैं ना इसके। देखो एंटोनिम याद करने पड़े हमको, नहीं करने पड़े, इससे हमको मतलब पता हो गया कि भाई थर्स्टी का मतलब ये होता है, तो इम्प्रोविडेंट का ऑपोजिट होगा, सीधी सी बात है। इसके दो मतलब समझ में आ गया आपको। ठीक है, जो फ्यूचर की नहीं सोचता, जैसे स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट का कौन सा बिहेवियर है, इम्प्रोविडेंट एंड स्टूडेंट्स, इम्प्रोविडेंट एंड कौन सा, अनडिसिप्लिन बिहेवियर, मतलब बिल्कुल बड़ों की बात नहीं मान रहा। ठीक है, ओके। तो ये क्या है, हु इज टू केयरलेस फॉर एनीथिंग, फॉर हिज फ्यूचर और फॉर स्पेंडिंग इन मनी। ठीक, समझ में आ गया आपके। चलिए अब इसका देखिए, एक बहुत अच्छा एंटोनिम है प्रोविडेंट, इसको हम डीप ढंग से पढ़ेंगे, अभी ध्यान रखना आपको। प्रोविडेंट, प्रोविडेंट आपने कहाँ सुना होगा, प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि संगठन, पीएफ ऑफिस, पीएफ जिसको हम बोलते हैं, पीएफ नहीं है क्या तुम्हारा, बोलते हैं ना कंपनी वाले पीएफ खुलवाते हैं। तो वो प्रोविडेंट फंड क्या होता है, वो आपकी फ्यूचर की सोच रहे हैं, आपके पैसे को संभाल कर रख रहे हैं, आपके पैसे को बहुत तरीके से खर्च कर रहे हैं। ठीक है, प्रोविडेंट समझ में आ गया ना, प्रोविडेंट मतलब पैसे को तरीके से खर्च करना, अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा बहुत सोचना, इसका ऑपोजिट है बिल्कुल इम्प्रोविडेंट का। ये क्या है, इसका एंटोनिम है ना, क्या है इसका एंटोनिम, प्रोविडेंट। अगर आपको प्रोविडेंट याद हो तो इम्प्रोविडेंट इजीली याद होगा। ठीक है, समझ में आ गया आगे प्रोविडेंट का मतलब क्या होता है, हु इज केयरफुल इन फ्यूचर प्लानिंग और हु इज सेविंग मनी। ठीक है, जैसे हमारे माय प्रोविडेंट पेरेंट्स आर प्लानिंग फॉर माय फर्दर एजुकेशन, फॉर माय मैरिज, दे आर प्लानिंग। ठीक है, वो इतना सोच के रख रहे हैं, वो मेरे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं ना, तो दे आर माय प्रोविडेंट पेरेंट्स। ओके, क्लियर। इसके एंटोनिम समझ में आ गए। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स मतलब बहुत जल्दी जल्दी काम करने वाला, है ना, जो सोचता नहीं है जल्दी जल्दी काम करता है, उसको हम बोलते हैं हेस्टी। हेस्टी मतलब बहुत जल्दीबाजी वाला, जल्दीबाजी जिसको। ठीक है, थॉटलेस, जो कुछ भी नहीं सोचता हो, उसको कुछ मतलब ही नहीं है, थॉटलेस। ठीक है, कोई थॉट नहीं है। केयरलेस, ये तो बहुत इजी है। ठीक है, और पैसा खर्च करने वाला, एक्स्ट्रावेजेंट, क्या बोलते हैं उसको हम, एक्स्ट्रावेजेंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है। देखो थर्फ्टी का मतलब होता है कंजूस, और स्पेंड थर्फ्ट मतलब जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता हो। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया इजीली। प्रोविडेंट मतलब प्रोविडेंट फंड, मतलब पैसा बचाना, मतलब भविष्य की सोचना, और इम्प्रोविडेंट मतलब जो भविष्य की नहीं सोचता हूँ। ओके, चलिए अभी हम पढ़ेंगे प्रोविडेंट से रिलेटेड एक वर्ड होता है प्रोविडेंस। ठीक है, PROVIDENCE, प्रोविडेंस। प्रोविडेंस इज अ नाउन, व्हाट इज इट, इट इज अ नाउन। ठीक है, संज्ञा है ये। प्रोविडेंस का मतलब क्या होता है, कुछ भी ऐसा आप सोचते हैं कि भाई मेरी तो भगवान रक्षा कर रहा है, मतलब कोई भी ऐसी पावर आपके क्या बोलते हैं उसको, पितृ देवता या फिर आपके देवता, कोई भी हो जो आपके ऊपर, जिसको आप सोचते हो कि आपकी रक्षा कर रहे हो, डिवाइन प्रोविडेंस होती है। ठीक है, भगवान हमारी रक्षा कर रहा है, हमारा कोई रक्षा के ऊपर। तो हम क्या सोचते हैं कि कोई भगवान है या कोई ताकत है या कोई हमारे पितृ हैं जो हमारी रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, हमें हमारे साथ कुछ गलत होने से बचा रहे हैं हमें, है ना, हमारा वो भाग्य विधाता कोई है हमारे ऊपर। ठीक है, तो भाग्य विधाता को हम क्या बोलते हैं, प्रोविडेंस। समझ में आ गया, डिवाइन प्रोविडेंस, इस वर्ड को याद रखना, आपको हमेशा याद रहेगा, डिवाइन प्रोविडेंस। डिवाइन मतलब लौकिक, अलौकिक, भगवान। ठीक है, भगवान की महिमा, भगवान की दया हमारे ऊपर है, डिवाइन प्रोविडेंस। ठीक है, समझ में आ गया। एक होता है, देखो प्रोविडेंस मतलब जो मैं बता रहा है कैसे है क्या है, और एक होता है प्रोविडेंट। बहुत फर्क है इन दोनों में, कोई मतलब भी नहीं एक दूसरे से। क्या होता है प्रोविडेंट का मतलब, अभी पढ़ा हमने, है ना, फ्यूचर को संभाल के रखना, देखना, वो करना, सो करना। ठीक, तो इस प्रोविडेंट, देखो दो मतलब है प्रोविडेंस के, पहला तो है डिवाइन प्रोविडेंस और दूसरा है प्रोविडेंट, मतलब फ्यूचर का सोचते रहना, ये करना। तो इम्प्रोविडेंस जो होता है ना, एक वर्ड आएगा तुम्हारे पास, इम्प्रोविडेंस।
इसको कैसे याद रखना है? देखो, अगर तुम्हारी भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर तो उसका उल्टा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो इम्प्रोविडेंस का मतलब भी क्या होता है? जो इम्प्रोविडेंट होता है। इम्प्रोविडेंट क्या होता है? अभी पढ़ा है हमने ना। इम्प्रोविडेंट मतलब भविष्य की नहीं सोचने वाला, पैसा खर्च करने वाला। दोनों सेम चीज है, बोथ आर सेम थिंग्स, दे आर द ऑपोजिट ऑफ प्रोविडेंट। क्लियर है? ठीक। और एक प्रोविडेंट रिवर, प्रोविडेंस रिवर भी है हमारी, एक प्रोविडेंस रिवर। वो कहाँ पे है? यूएसए के अंदर प्रोविडेंस रिवर, ठीक है? यूएसए के अंदर एक रोड्स, वहाँ का आइलैंड है वो बना हुआ है इसके ऊपर। इसके ऊपर एक स्टेट है, उसका नाम भी प्रोविडेंस स्टेट है। ये जीके की बात है, छोड़ो उसको, ये कितनी काम की नहीं है अभी। यहाँ इंग्लिश में, इंग्लिश में प्रोविडेंस मतलब है भाग्य विधाता, डिवाइन प्रोविडेंस। किसी की हमारे ऊपर कृपा है, भगवान की कृपा होना हमारे ऊपर, ठीक है? और दूसरा मतलब होता है इसका प्रोविडेंट होना। और अगर इम्प्रोविडेंस कहीं वर्ड आता तो ये मत बोलना कि भगवान की कृपा नहीं है, ऐसा नहीं होता। भगवान की कृपा रहेगी रहेगी। देयर विल ऑलवेज बी अ डिवाइन प्रोविडेंस ऑल ओवर अस। बट इम्प्रोविडेंस का मतलब है द ऑपोजिट ऑफ प्रोविडेंट। और प्रोविडेंट अब भी हमने पढ़ा है, प्रोविडेंट मीन्स पीएफ, भविष्य की सोचने वाला, ठीक है? मैं सोचता हूँ क्लियर हो गया होगा। वर्ड याद रखने के बहुत सारे तरीके हैं, प्लीज सबसे अच्छा तरीका है रिवीजन। करो रिवीजन, होगा याद सब। नेक्स्ट इज फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव समझ में आ रहा है? भगोड़ा, बहुत बार सुना भी होगा तो मुझे तो बताना भी नहीं पड़ेगा, मैंने पता नहीं क्यों लिया वर्ड, ले लिया मैंने, ठीक है? फ्यूजिटिव मतलब भगोड़ा। ये नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। सिंपल, अगर कोई आदमी जैसे इसके अंदर है, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और लॉ इज कॉल्ड फ्यूजिटिव। जो भाग रहा है वो फ्यूजिटिव है। या फिर ऐसा जो भगता रहता हो, है ना? कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इधर कभी उधर, होते हैं ना कई लोग, जैसे अपना कौन है, दाऊद इब्राहिम, भगता ही रहता है, उसको सब ढूंढ रही है, 11 मुल्कों की पुलिस है उसके पीछे, फिर भी नहीं पकड़ में आ रहा हो। लादेन था, ठीक है? इस टाइप से। तो दे आर फ्यूजिटिव पर्सन। फ्यूजिटिव मतलब जो भगते रहने वाले। और फ्यूजिटिव क्रिमिनल, जिनको पकड़ना मुश्किल हो। तो नाउन तो मतलब सिंपल नाउन फ्यूजिटिव, ही इज अ फ्यूजिटिव। वो एक भगोड़ा है, वो भग गया यहाँ से, ठीक है? जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, दे वर फ्यूजिटिव। वो बार बार भगते थे, क्योंकि उस वक्त राज किसका चलता था? अंग्रेजों का। अंग्रेज क्या चाहते थे? कि वो उनके कब्जे में आ जाए, बट दे वर फ्यूजिटिव। वो पकड़ में नहीं आए भाई, वो अच्छे सेंस में थे, लेकिन बट दे वर फ्यूजिटिव एट दैट टाइम, ठीक है? और दूसरा फ्यूजिटिव का मतलब क्या है? इफ इफ वी यूज इट एज एन एडजेक्टिव, दैट इट मीन्स जो भागते रहता हो, जो भागते रहता हो, या फिर भागते रहने वाला, भागते रहना, है ना? ये क्वालिटी है उसकी, भागते रहना। किससे? जस्टिस और लॉ से, है ना? फ्यूजिटिव क्रिमिनल, फ्यूजिटिव क्रिमिनल, यहाँ पे नाउन नहीं है, ध्यान रखना। और क्लियर होगा बाद में आपको जब हम पढ़ेंगे। फ्यूजिटिव क्रिमिनल, फ्यूजिटिव क्रिमिनल मतलब बस भग गया हो, ठीक है? अब जो बार बार भागता रहे वो लंबे टाइम तक टिक सकता है? नहीं, पे नहीं टिक सकता। तो इस फ्यूजिटिव का एज एन एडजेक्टिव एक मतलब तो ये हो गया। दूसरा मतलब होता है बहुत ही कम टाइम के लिए, है ना? बहुत ही कम टाइम के लिए वो टिका रहे। मतलब क्या हुआ? आपको सपना आया, ठीक है? मतलब जैसे मान लो आपको सपना है कि आप अपने भाइयों से लड़ रहे हो, बुरा लड़ रहे हो। सुबह उठे तो आप भूल गए, अरे यार क्या हो रहा था सपने में, भूल गए। तो वो सपना बहुत कम टाइम के लिए आया और आपके दिमाग से निकल गया, ठीक है? फ्यूजिटिव थॉट, फ्यूजिटिव थॉट मतलब जो थोड़े टाइम के लिए आया और फिर निकल गया, बिकॉज उसका काम है भगते रहना। बार बार एक जगह से दूसरी जगह चल जाता है, आपके दिमाग में नहीं रहता है, या फिर बहुत थोड़े टाइम के लिए रहता है ना? एक तो भागते रहना, और दूसरा क्या है? थोड़े टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए, ठीक है, रहना। आया समझ में आपके? ठीक है। तो देखो, हमने भगने वाले 2-3 वर्ड और पढ़े थे इससे रिलेटेड। इलोप, इलोप मतलब भागना होता है। ट्रुएंट मतलब ये भागना होता है ना, ठीक है? और अभी ये जब थोड़े समय की बात आ गई तो इवन असेंट पढ़ा था हमने, इवन असेंट, है ना? और मोमेंटरी पढ़ा था। ये सब वर्ड पढ़ रखे हमने, ये लास्ट वीडियो में पढ़े हैं शायद, सीजन 2 में पढ़े हैं, ठीक है? तो ऐसे ही रिवाइज होते रहेंगे आपके। अगर आप प्रीवियस वीडियो पढ़े होंगे और अगर आपने उसको इस वीडियो को देखने से पहले एक बार पढ़ा होगा, तो आपके दिमाग में वो शब्द भी आएंगे और आपको याद हो जाएगा। ऐसा नहीं मैं ये वीडियो बनाता हूँ मैं नहीं पढ़ता, मैं भी पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे भी तो आपको बताना है ना कौन कौन से वर्ड्स हैं, ठीक? समझ में आ गया? ये इससे रिलेटेड वर्ड है। ये फ्यूजिटिव एज एन एडजेक्टिव दो मतलब है उसके, अदरवाइज फ्यूजिटिव का एक सिंपल मतलब भगोड़ा। इतना हमको ध्यान रखना है। लेकिन जो भगते रहेगा थोड़े टाइम के लिए रहेगा, तो फ्यूजिटिव का दूसरा मतलब क्या? थोड़े टाइम के लिए। फ्यूजिटिव थॉट्स, थोड़े टाइम के लिए आने वाले थॉट्स, ठीक है? इसके सिनोनिम्स, रेनेगेड, हमने भी ये सब ये वर्ड भी पढ़ रखे हैं हमने, ये सिनोनिम्स बता रहा हूँ मैं ना। रेनेगेड पढ़ रखा है,
रेफ्यूजी पढ़ रखा है, ठीक है। और कौन कौन से पढ़ रखे हैं, ये तो पढ़ ही देखो, इवन एसेंट और मोमेंटरी, लोब, ट्रोएंट, ये सब तो पढ़ ही लिए। बस यही है और क्या। और इसके एंटोनिम्स बताओ भाई, जो थोड़े टाइम के लिए टिके और जो परमानेंट टिके तो परमानेंट हो गया, ठीक है, हो गया ना एंटोनिम। एंटोनिम याद करना पड़ा आपको, नहीं करना पड़ा, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग, है ना, ये सब क्या है, इसके एंटोनिम्स हैं। इसके उल्टे बस, जो नहीं भागे लॉ से, लॉ की नज़र जो हट जाए, फिर ऐसा कुछ हो जाए, पुलिस, पुलिस इज नॉट अ फ्यूजिटिव, ठीक है। एंटोनिम्स ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, वो एक अलग सा ही वर्ड आएगा, उसका मतलब और इसके मतलब में दिन रात का फर्क होगा, तो वही आपका उसका एंटोनिम है। वरना एंटोनिम याद करना भाई बहुत मुश्किल है, पहले ही बता रहा हूँ आपको। तो डोंट रन आफ्टर एंटोनिम्स, हमें क्या वर्ड करना है, वर्ड का मतलब याद करना है, उससे रिलेटेड वर्ड्स याद होने चाहिए, बस एंटोनिम आपको अपने आप याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ पर्सन हु डिजर्व्स ऑल प्रेज, जो बस मतलब क्या हो, जो प्रशंसा का भागीदार हो, ठीक है, जिसकी प्रशंसा करनी जरूरी हो, मतलब उसने इतना अच्छा काम किया हो, प्रशंसनीय, प्रशंसनीय कार्य किया हो जिसने, है ना, तो उसका मतलब लॉर्डेबल। लॉर्ड मतलब होता है प्रशंसा करना, क्या होता है लॉर्ड का मतलब, LUD, लॉर्ड मतलब, लॉर्ड इज अ नाउन, ठीक है, प्रशंसा करना। अगर आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो यू आर लॉर्डिंग हिम, इट इज अ नाउन, ठीक है, समझ में आ गया। देखो, लॉर्डेबल मतलब प्रशंसनीय होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही सक्सेसफुल हो सकता है ना, ये धोनी है, बैटिंग कर रहा है, भाई इंडिया को चाहिए 500 रन, उस अकेले ने बना दी 300 रन, तो धोनी हैज प्लेड अ लॉर्डेबल इनिंग। कौन सी इनिंग, लॉर्डेबल इनिंग, LAUD, लॉर्डेबल इनिंग मतलब बहुत ही प्रशंसी पारी खेली उसने। जीती नहीं जीती वो बात अलग है। गवर्नमेंट जो है लॉर्डेबल एफर्ट्स कर रही है लोगों को पढ़ाने के, लिखाने के, ठीक है, NGOs अच्छे अच्छे एफर्ट कर रही हैं, दे ऑल आर डूइंग लॉर्डेबल एफर्ट्स टू प्रमोट एजुकेशन, ठीक है, समझ में आया आपके। लॉर्डेबल मतलब कि आप भाई हाँ चाहते हैं कि दुनिया में कुछ अच्छा हो, या फिर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है उसमें आप सफल ही हो, है ना, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा। समझ में आ गया आपको। चलिए अब इसके हम क्या देखेंगे, सिनोनिम्स। चलो बताओ भैया, सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, बहुत सिंपल है। देखो एग्जाम्पलरी, ये बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी मतलब होता है दृष्टांतीय, मतलब जिसका उदाहरण आप दे सको हर जगह, दृष्टांतीय, है ना। नमूना, सब नमूना मतलब उच्च नमूना, है ना, उच्च नमूना मतलब बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल किसी चीज का, इससे अच्छा कोई इस काम को कर ही नहीं सकता, ठीक है। वेरी गुड, बेस्ट, ठीक है, एग्जाम्पलरी होता है इसका मतलब, ठीक है। डिजर्विंग, जो डिजर्व करता है उस चीज को, ठीक है। एक्सीलेंट पर्सन, या फिर एक्सीलेंट जॉब, रेप्यूटेबल, ये सब इसके क्या है, सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स क्या होंगे, जो बुरे, है ना, किसी को बुरा कहना आपको तो भाई सबको पता होता है, सारा घटिया आदमी, एक नंबर का है, सारा दोष इस पे लगा दो, ही हैज़ डन अ शेमफुल जॉब, इससे घटिया काम ही नहीं कर सकते, ब्लेम वर्दी, दोष युक्त, है ना, ये सब क्या है इसके एंटोनिम्स। और भी आप बहुत सारे एंटोनिम्स लिख सकते हो ऐसे कैसे। लॉर्डेबल समझ में आ गया आपको, जो प्रशंसनीय हो वो होता है लॉर्डेबल। चलिए रिवीजन करते हैं इन 5 वर्ड्स का। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट मतलब दोष मुक्त, कौन सा मुक्त, दोष मुक्त। नेक्स्ट, वेटरन, वेटरन मतलब एक्सपीरियंस होल्डर, है ना, बहुत ही पुराना खिलाड़ी। इम्प्रोविडेंट, इम्प्रोविडेंट का मतलब है जो प्रोविडेंट ना हो, जिसके पास PF ना हो, जो भविष्य की सोचे ही ना। फ्यूजिटिव मतलब भगोड़ा, ये बहुत सिंपल है तो यार, फ्यूजिटिव मतलब भगोड़ा। लॉर्डेबल मतलब प्रशंसनीय, क्या नहीं है, प्रशंसनीय। अब ये ऐसे है ना, ये 5 वर्ड जो आप हमेशा यूज करेंगे अपने लाइफ में, डेली डेली में, मतलब डेली कॉन्वर्सेशन में, है ना, इन 5 को हम यूज कर सकते हैं। अगले भी ऐसे ही हैं, लेकिन अगले इससे भी ईजी है। चलिए नेक्स्ट वर्ड, एटियोलेट। क्या होता है ये एटियोलेट, एटियोलेट का मतलब क्या होता है, किसी प्लांट को या फिर किसी आदमी को भी कर सकते हैं हम, लेकिन मेनली प्लांट्स के लिए होता है। किसी प्लांट को अगर हम लाइट नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, फीका पड़ जाएगा, खराब हो जाएगा ना। तो किसी चीज को फीका कर देना, है ना, उसको पेल कर देना, ठीक है, उसका कलर उड़ा देना एक तरह से, बाय एक्सक्लूडिंग लाइट, लाइट हटा के, आपने लाइट हटाई तो उसका कलर उड़ गया, ठीक है, तो वो क्या होता है एटियोलेट। समझ में आ गया आपको। दो चीज़ें हैं ये हमारा क्या होता है, वर्ब, वर्ब ही है एटियोलेट, है ना। टू मेक अ प्लांट, टू मेक पेल, तो टू मेक जिसके साथ आता है वो वर्ब ही होता है वैसे, है ना, ठीक है।
समझ में आ गया आपके? एटियोलेट का मतलब क्या है? कलर को उड़ा देना। देखिए ये ड्राइंग देख लीजिए, ये डायग्राम देखो, ये है डी एटियोलेटेड, मतलब लाइट आ रही है यहाँ पे, है ना, लाइट आ रही है तो प्लांट अच्छा लग रहा है। लेकिन ये हो गया एटियोलेटेड, एटियोलेट, यहाँ पे एटियोलेट हो गया तो यहाँ से हमने लाइट छीन ली, तो दिस प्लांट हैज़ बिकम एटियोलेटेड। तो एटियोलेटेड अगर कहीं पे आ गया तो ये है एडजेक्टिव, एटियोलेटेड प्लांट, खत्म। ठीक है, समझ में आ गया एटियोलेट का मतलब? चलिए, तो अभी इसको हटाना, चलो पढ़ रहने दो, इतना क्लियर है? ठीक है, एटियोलेट का मतलब अगर ऐसा हो जाएगा तो कमज़ोर हो गया, है ना, बहुत ज़्यादा। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? बहुत ज़्यादा कमज़ोर मतलब वीक, पेल तो है ही, है ना, वीक, पेल, और भी हमने बहुत सारे वर्ड्स पढ़ रखे हैं प्रीवियस क्लासेस में इससे ले मिलके, ठीक है, उनको ध्यान रखना आप। चलिए, जैसे अगर मान लो आप ही नहीं गए धूप में, तो क्या होगा? आपकी स्किन कैसी हो जाएगी? योर स्किन बिकम एटियोलेटेड। ठीक है, चलिए, हाँ, देखो अब इस एटियोलेट से यार, तो अब कैसे बताऊँ? एटियोलॉजी, चलो एक वर्ड देखते हैं हम, एटियोलॉजी। एटियोलॉजी का मतलब क्या है? किसी बीमारी, कोई बीमारी कैसे हुई, एक तरह से, है ना, स्टडी ऑफ ओरिजिन, लिख ही देता हूँ, स्टडी ऑफ कॉज, ओरिजिन, रीजन, कुछ भी हो ना उसका, बिहाइंड द वे थिंग्स आर, मतलब कोई चीज़ ऐसी क्यों है, उसके पीछे की सारी कहानी किस में होती है? उसकी स्टडी एटियोलॉजी में। ठीक है, लॉजी मतलब स्टडी, और एटियोलॉजी का मतलब है जितनी भी चीज़ें होती हैं ऐसी, उन सबकी स्टडी, चीज़ें क्यों हुई, कैसे हुई, कहाँ से शुरू हुई, है ना। ठीक है, मेनली ये बायोलॉजी में यूज होता है वर्ड, और बायोलॉजी में होता है स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज। ठीक है, क्या स्टडी करते हैं इसमें? कॉज ऑफ डिजीज, ये डिजीज आई कहाँ से, ठीक है, कैसे हुआ वो, समझ में आ गया? कोरोना वायरस का एटियोलॉजी पता करने में पूरी दुनिया लगी है, एवरीबडी इज बिजी इन फाइंडिंग द एटियोलॉजी ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है, और एटियोलॉजी ऑफ बीपी, शुगर, टीबी, ये सब मिल चुके हैं हमको, छोटी मोटी बीमारी हो गए। एटियोलॉजी ऑफ वायलेंस, क्या कारण था उस वायलेंस का, ठीक है, ये सब एटियोलॉजी है। मतलब समझ में आ गया आपके एटियोलॉजी का मतलब? एक ऐसा ही वर्ड होता है एटिकेट, इसकी स्पेलिंग याद रखना बस, ETIQUE, एटिकेट। एटिकेट मतलब मैनर्स, है ना, किसी पर्टिकुलर जगह के मैनर्स। आप अगर कहीं पे 5 स्टार होटल में खाने गए तो वहाँ का खाने का अलग मैनर्स मैनर्स होता है, ढाबे का अलग मैनर्स होता है, स्कूल जाने का अलग होता है, कॉलेज का अलग होता है, टीचर के सामने बैठने का अलग होता है, दोस्तों के साथ बैठने का अलग होता है, दे ऑल आर मैनर्स। और इसी से एक आजकल नया वर्ड आ गया, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑनलाइन, देर इज अ वर्ड नेटिकेट। नेटिकेट मतलब इंटरनेट मैनर्स, नेट के एटिकेट्स। ठीक है, नेटिकेट, क्लियर है इतनी चीज़ें? जैसे एटियोलेट है, वैसे एक और वर्ड है परकोलेट, बहुत अच्छा वर्ड है। क्या वर्ड है? परकोलेट। ये जो यूज होता है बायो के अंदर। ठीक है, परकोलेट का मतलब क्या होता है? जैसे पहाड़ों से पानी कैसे आता है, बहुत सारे पत्थरों से होता हुआ, मिट्टी में से निकलता हुआ, मतलब हर चीज को चीर फाड़ के वो पानी आता है। तो एक्चुअल में चीर फाड़ नहीं रहा है वो उनके अंदर जा रहा है और धीरे 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 आ रहा है, जैसे स्पॉन्ज है। एक स्पॉन्ज के ऊपर अगर हम पानी रखते हैं तो क्या होता है? पानी पहले ऊपर से फैलता है, धीरे 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 फैल के नीचे आता है ना, तो वो रसता हुआ आता है नीचे, क्या बोलते हैं इसको? रसना। मतलब धीरे 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 नीचे आ रहा हो। समझ में आया आपके? मतलब परकोलेशन हो रहा है ना। और परकोलेशन कैसे होता है? जैसे हमारे गमले होते हैं, ये गमला है, इस गमले से आप ढंग से समझ सकते हैं, बायो के अंदर ये वर्ड बहुत अच्छा यूज होता है, हमारी सेल्स भी परकोलेट करती हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये मिट्टी है, इसके अंदर बहुत सारी मिट्टी होगी ऐसे, तो पानी यहाँ पे है ना, अब यहाँ से पानी क्या होगा? इस गमले के अंदर घुसेगा और इस मिट्टी से यहाँ से टकराएगा, यहाँ से टकराएगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तब जाके वो नीचे फैलता है, और फिर नीचे नीचे पानी पानी होता है, जो एक्स्ट्रा पानी होता है नीचे आ जाता है, ऐसे ही होता है। तो ये प्रोसेस क्या होती है? परकोलेशन। ठीक है, फिल्टरिंग, पानी फिल्टर हो रहा है एक तरह से, जिससे क्या होता है, हम बोलते हैं ना, जो पहाड़ों का पानी होता है बहुत साफ होता है, क्यों? क्योंकि वो फिल्टर होके आता है बहुत सारे पहाड़ों से, बहुत सारी मिट्टी से, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो ये इसका पहला मतलब है क्या? इसको हम हिंदी में बोलते हैं रसना, या फिर फिल्टरेशन। फिल्टर होके कोई चीज़ नीचे आ रही है, मतलब पोरस। क्या होता है? कोई भी चीज़ होती है ना, सॉलिड, सॉलिड के अंदर भी छेद होते हैं, छोटे 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 छोटे, हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं ना, क्यों?
बिकॉज दे हैव स्मॉल पोर्स। क्या बोलते हैं उनको? पोर्स। पोर्स मतलब छेद, ठीक है। इन पोर्स में से होता हुआ ये पानी नीचे आता है, ठीक है। तो इन पोर्स से रस के पानी कैसा आ रहा है? नीचे आ रहा है ना। तो ये प्रोसेस क्या होती है? परकोलेशन। परकोलेट समझ में आ गया? पानी का धीरे 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 फिल्टर होके नीचे आना, ठीक है। धीरे 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 फैल जाता है। स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज में हर जगह फैल जाता है पहले पानी, फिर नीचे आता है ना। तो इसका उसी से मतलब है दूसरा, कि कोई चीज़ अगर धीरे 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 फैलती है और इतनी फैलती है कि आप धीरे धीरे पॉपुलर हो जाओ। जैसे किसी का भी एग्जांपल ले लो। किसका लोगे बताओ? मेरे को स्पोर्ट्स पर्सनालिटी बहुत पसंद है, मिल्खा सिंह ले लेते हैं। अभी बेचारे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन क्या था वो, शुरुआत में थे, प्लेयर थे, है ना। स्टेट लेवल, नेशनल में बहुत हुआ उनके साथ, फिर धीरे धीरे इंडिया लेवल खेले, फिर मेडल्स जीते बहुत सारे, फिर क्या बन गए वो? फ्लाइंग सिख, है ना, ठीक है। तो धीरे 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 वो पॉपुलर हुए, और जब मरे, जब उनके वो बायोग्राफी बनी, 80 साल के, 90 साल के जब वो हो चुके थे, तब जाके लोग बाग उनको जानने लगे कि हाँ भाई, मिल्खा सिंह भी कोई बंदा था। बच्चा बच्चा जानता था फिर, ठीक है। तो हिज पॉपुलैरिटी परकोलेटेड ग्रेजुअली, है ना। उनकी पॉपुलैरिटी धीरे 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 फैल गई, पूरी दुनिया में फैल गई, ठीक है। अगर जीएसटी आया तो इसका जो इफेक्ट है शायद अभी नहीं दिख रहा हमको, लेकिन क्या पता धीरे 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 इसका इफेक्ट हमारी इकोनॉमी में बहुत अच्छा पड़े, है ना। तो इसका इफेक्ट भी परकोलेट हो सकता है। अगर आपकी सोसाइटी में कुछ चेंज हुआ है, फिर आपके स्टेट में कुछ चेंज हुआ है, तो उसका फ़र्क आपको अभी नहीं दिख रहा हो, लेकिन धीरे 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 क्या पता आपको उन चीज़ों का फ़र्क दिखे, ठीक है। तो धीरे धीरे पॉपुलर होना लिख देता हूँ, है ना। धीरे धीरे पॉपुलर होना, ठीक है, समझ में आ गया। या फिर धीरे धीरे फैलना, जिससे कि आप क्या बन जाओ? बिकम ग्रेजुअली पॉपुलर, ठीक है। यू बिकम ग्रेजुअली पॉपुलर, धीरे धीरे आप क्या बन गए? ग्रेजुअली पॉपुलर हो गए। मतलब ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे आप पॉपुलर हो गए, ठीक है। एक मशीन होती है, उसको हम बोलते हैं परकोलेटर। क्या बोलते हैं? परकोलेटर। होती है ना कॉफ़ी वाली मशीन, जिसमें से कॉफ़ी बन के निकलती है, तो उस मशीन को बोलते हैं परकोलेटर। उसके अंदर फिल्टरेशन होता है, पानी होता है, आप कॉफ़ी डाल दो, फिल्टर होती है, कॉफ़ी निकलती है वहाँ से, ठीक है। तो कॉफ़ी परकोलेट्स थ्रू परकोलेटर। क्लियर है? परकोलेट का मतलब, परकोलेट मतलब क्या होता है? पानी का धीरे धीरे गमले से नीचे गिरना, वो होता है परकोलेशन प्रोसेस। परकोलेट हो रहा है पानी वहाँ पे, है ना, ठीक। वर्ड क्या था हमारा? वर्ड मत भूलना, ये याद हो गया आपको? स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, अदरवाइज याद रखना इन चीज़ों को, बहुत आसान चीज़ें हैं। एटियोलेट, एटियोलेट से हमने याद किया परकोलेट, एटियोलॉजी, है ना। एटियोलेट मतलब क्या है? दिख रहा है एटियोलेट का मतलब क्या है? धीरे धीरे उसकी पावर को ख़त्म कर देना, वीक कर देना उसको, है ना। तो एटियोलेट का एक मतलब क्या होता है? प्लांट को पेल कर देना, या फिर किसी चीज़ को धीरे धीरे बिल्कुल कमज़ोर बना देना। हेरेसी, देखो कितना अच्छा वर्ड है, हेरेसी। हेरेसी का मतलब होता है धर्म के विरुद्ध। जो आपकी किताबें कहती हैं, जो आपके सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, या फिर हम बोलें जो अंधविश्वास होता है हमारा, कोई आदमी उसके खिलाफ अगर कुछ बोलता है, ठीक है। ओपिनियन कॉन्ट्ररी टू एक्सेप्टेड डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन मतलब क्या होता है? जो अभी नियम चल रहे हैं ना, जो हम चीज़ें मानते हैं, उनके खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है, या फिर कोई कुछ सोचता है, तो ही इज़ डूइंग हेरेसी। और उस पर्सन को क्या कहते हैं? अ पर्सन who is whose opinion are contrary to accepted doctrine is known as heretic। ये भी एक बहुत अच्छा वर्ड है। हेरेटिक क्या है? एक पर्सन, इट इज़ अ नाउन, ठीक है, समझ में आ गया। हेरेटिक मतलब आदमी जो ऐसा काम करता हो, जो चाहता हो कि भाई मैं तो हेरेसी ही करूँगा, मैं तो धर्म के खिलाफ ही जाऊँगा, फिर मैं तो जो फालतू की चीज़ें चल रही हैं, जो बातें नहीं मानते लोग बाग, मतलब जो कुरीतियाँ हैं, राजा राम मोहन राय सती प्रथा खत्म करी, है ना। विधवा, क्या था वो, विडोरी मैरिज शुरू करी उन्होंने, है ना। वो सब किसने किया? तो वो भी इस वक्त की जो चीज़ें थी ना, उनके खिलाफ गए, वो भी हेरेटिक बने, तब जाके ये चीज़ें सही हुई, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि गलती हो, सही भी हो सकती है हेरेसी, ठीक है। हेरेसी का मतलब समझ में आ गया आपके? जैसे कोई पर्टिकुलर रूल है, कोई पर्टिकुलर नियम है, जो आपको लगता है कि गलत है, तो आप उसके खिलाफ बोल रहे हो। जैसे स्कूल्स में क्या होता है? 10-10%, 20-20% हर साल फीस बढ़ाते हैं। तो लोग बागों ने क्या करा? वो उसके खिलाफ चले गए, तो दे बिकेम हेरेटिक, ठीक है। समझ में आ गया?
हेरेसी का मतलब क्या हुआ? मेनली रिलीजियस के लिए होती है ना, रिलीजन्स के लिए मेनली। अब देखो जो ऐसे लोग होते हैं, हमने उनको बहुत सारे पहले ही पढ़ रखा है। हमने एक आइकोनोक्लास्ट वर्ड पढ़ा था, आइकोनोक्लास्ट, है ना। एक आइडोलेट्री, तो इससे इसका कोई रिलेशन नहीं था। आइडोलेट्री मतलब आइडल्स की पूजा करने वाला। एक बोहेमियन था जो कुछ नहीं मानता। एक आउटलॉ था, है ना। ठीक है, और क्या था? डॉगमास थे। डॉगमास मतलब कुरीतियाँ, या फिर जो भी वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी चल रहे हैं, मतलब, है ना। और क्या था? हाँ, जो अपनी बातों पे कट्टर रहता है, फास्टिडियस, ये पढ़ा था। ओपिनियोनेटेड, ये पढ़ा है। ये सब हमने पढ़ चुके हैं, ये वर्ड सब हम, है ना। ये सब वर्ड पढ़ चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये पक्का याद होंगे। हेरेसी भी जुड़ गया इसके अंदर, याद रखना। हेरेसी और हेरेटिक याद रहेगा। हेरेटिक मतलब वो बंदा जो हेरेसी करता हो। हेरेटिक मतलब वो बंदा जो हेरेसी करता हो, ठीक है। ओके। जो एथियस्ट होते हैं, है ना, जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, वो भी कैसे होते हैं? दे आर ऑल्सो हेरेटिक। वो बात ही नहीं मानते भगवान की, ठीक है। तो एथियस्ट भी, या फिर एथियज्म, ठीक है, मतलब नास्तिकता, वो इसका सिनोनिम हो गया। नॉन थियज्म, भगवान की बात ही नहीं मानना। नॉन बिलीफ, ब्लेसफेमी, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ब्लेसफेमी। ब्लेसफेमी मतलब क्या होता है? पवित्र चीज़ों को बुरा कहना। मतलब हम अपने जैसे बाइबल है या फिर हमारे कुरान है, पुराण है, इनको हम बुरा भला कह रहे हैं, ये गलत चीज़ है ना। पवित्र चीज़ों को बुरा कहना, सैक्रिलेज। सैक्रिलेज का मतलब वही है। सैक्रिलेज में मतलब पवित्र चीज़ों को बुरा कहना, मतलब हम अपने धर्मों की बुराई कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। ये गलती है। लेकिन ये इसके ऑपोजिट है। हेरेसी भी ऐसा हो सकता है। एक होता है डिसिडेंस। डिसिडेंस मतलब क्या होता है? जो ओबिडेंस होता है ना, ओबिडेंस मतलब डिसिडेंट, डिसिडेंस। ओबिडेंट मतलब बात मानने वाला, डिसिडेंस मतलब जो बात ही नहीं माने, असहमत हो जो, है ना। ऑफिशियल पॉलिसी से जो असहमति जताए उसको हम क्या बोलते हैं? डिसिडेंट पर्सन। और इसका एडजेक्टिव क्या होगा? डिसिडेंस, ठीक है। समझ में आ गया आपको? याद कुछ हुए याद? ये हेरेसी का मतलब क्या है? देखो, आप इतने सारे वर्ड पढ़ोगे ना तो आपको हेरेसी तो पक्का याद हो जाएगा, क्योंकि सब हर वर्ड हेरेसी के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। हेरेसी मीन्स ओपिनियन विच इज कॉन्ट्ररी टू एक्सेप्टेड डॉक्ट्राइन। मतलब अभी जो चल रहा है उसके खिलाफ अगर हम कुछ बोलते हैं तो वी आर हेरेटिक। चलिए, वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, ही इज पॉलीग्लोट। पॉलीग्लॉट, सॉरी। पॉलीग्लॉट मतलब, पॉली मीन्स हम पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, और जब हम, सॉरी, आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। और इस सीरीज़ को ख़त्म करने के बाद, वन वर्ड सीरीज़ जो अभी तक आ चुके हैं उनको ख़त्म करने के बाद, जब हम आगे नई सीरीज़ शुरू करेंगे तो उसमें हम देखेंगे ओरिजिन, रूट वर्ड्स, ठीक है। तब पॉली का मतलब हम पढ़ेंगे। तो पॉली मीन्स होता है मैनी। अभी ध्यान रखना। ग्लॉट मीन्स होता है टंग। क्या होता है? टंग मतलब जिसको बहुत, टंग मतलब बहुत सारी जीभ नहीं, बहुत सारी भाषाएं, है ना। जो आदमी, ही इट इज़ ऑल्सो नाउन। जो आदमी बहुत सारी भाषाएं बोलता हो, समझता हो, लिखता हो, है ना। बहुत सारी मतलब कितनी? दो से ज़्यादा, दो नहीं, दो से ज़्यादा। जो दो बोलेगा वो बाई ग्लॉट हो जाएगा। बाई मतलब दो, ग्लॉट मतलब टंग, ठीक है। समझ में आ गया? नाउन के अंदर क्या मतलब है इसका? कि वो आदमी जो सारी भाषाएं बोलता हो, जानता हो, लिखता हो, समझता हो, ठीक है। अब ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है, ठीक है। एडजेक्टिव, पॉलीग्लॉट एज एन एडजेक्टिव। तो अगर हम बोलें इंडिया इज अ पॉलीग्लॉट कंट्री, तो कोई गलत है? पॉलीग्लॉट कंट्री मतलब हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। हमारा देश कैसा? बहुभाषी है। पॉलीग्लॉट का मतलब ही तो बहुभाषी है ना। भाषी, शायद, जैसे भी लिखते हैं, सॉरी फॉर माई हिंदी। या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, जैसे भी होगा ऐसे होगा मेरे ख्याल तक, ठीक है। बहुभाषी है ना। तो बहुभाषी का मतलब क्या है? जो बहुत सारी भाषाएं बोलता हो। ऐसे डिक्शनरी है आपके पास जिसमें दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस में किसी चीज़ का ट्रांसलेशन है, तो दिस डिक्शनरी इज अ पॉलीग्लॉट डिक्शनरी, ठीक है। समझ में आ गया आपके? पॉलीग्लॉट क्राउड है, बहुत सारे भाषाएं बोलने वाले लोग हैं वहाँ पे, ठीक है। पॉलीग्लॉट टीचर आए, मेरे हमारे भी एक टीचर थे, उनको दो से ज़्यादा भाषाएं आती थी, बहुत सारी लैंग्वेज आती थी। मुझे भी शायद आती हूँ, बोलनी नहीं आती तो समझ में तो आती है। हिंदी इंग्लिश सबको आती है, पंजाबी भी लगभग सबको ही आती है ना। तो आप बन गए एक तरह से हरियाणवी, गुजराती, मराठी, उत्तराखंड साइड की, थोड़ी बहुत साउथ साइड की भी आती है मेरे को, बहुत कम। तो आई एम ऑल्सो अ पॉलीग्लॉट पर्सन, कह सकता हूँ मैं अपने आप को, ठीक है। समझ में आ गया? पॉलीग्लॉट का मतलब बहुभाषी, नथिंग एल्स। बहुभाषी मतलब सब कुछ आता हो। देखो, एक होता है फेंट और वी हैव स्टडीड फेन, तो ये आपको पता करना है।
ठीक है, हालांकि वो भी आपका होमवर्क ही था लेकिन मैंने बता दिया, चलो कोई बात नहीं। व्हाट इज़ फेन? फेन का मतलब क्या होता है, हम पहले वाले वीडियो से पढ़ चुके हैं, फेन भी पढ़ चुके हैं, और एक फेन वर्ड था यही पढ़ चुके हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं ना। अभी हम पढ़ रहे हैं फेंट, FEINT, और एक पढ़ेंगे FAINT। दो वर्ड हैं, फेंट और फेंट। ठीक है, इस फेंट का मतलब है बेवकूफ़ बनाना। क्या करना? अगर मैं सीधी सी भाषा में बोलूँ, बेवकूफ़ बनाना। लेकिन ये बेवकूफ़ कौन बनाता है? जो स्पोर्ट्स खेलते हैं ना, वही बनाते हैं। फुटबॉल में होता है फेंटिंग, मतलब क्या करते हैं, मैसी बॉल ऐसे लेके आता है, ऐसे लेके आता है, ऐसे लेता है, डिफेंडर होते हैं दो, इधर जाता है फिर इधर जाता है फिर वापस इधर चल जाता है, गोल कर दिया, है ना। तो ये जो इसने छकाना, क्या बोलते हैं इसको हम, छकाना। तो जैसे छकाया, किसी को छकाना, है ना। तो जो छकाने वाला काम करते हैं ना, चकमा देना, ठीक है, चकमा देना। तो ये सब क्या है, दे, ये मतलब है फेंट के। फेंट मीन्स to pretend that you are attacking but you are not actually attacking them, you are doing something else। इसके लिए एक वर्ड पढ़ रखा है हमने, मैन्योवर पढ़ रखा है ना, मैन्योवर। ठीक है, ऐसे कुछ जाल बिछाना इस टाइप से, है ना। तो दे ऑल आर फेंटिंग। स्पोर्ट्स में होता है, बॉक्सिंग में होता है, एकदम से फेंट करता है वो सोचता मुक्का मारा, लेकिन वो अपने को डिफेंड करता है, नीचे से अपर पंच जो भी बोलते हैं उसको मार देता है। फुटबॉल में तो होता ही है। ठीक है, ड्रिबल करना जिसको हम बोलते हैं। हॉकी के अंदर भी यही होता है, फाइटिंग में भी होता है, रेसलिंग में भी होता है, हर जगह होता है, मिलिट्री में भी होता है, यहाँ तक पॉलिटिक्स में भी होता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई क्या कर रहे हैं, फुटबॉल ही खेल रहे हैं, ठीक है। तो उसने क्या करा, जो स्ट्राइकर था उसने ऐसा, गोलकीपर को ऐसा लगा कि भाई ये तो शूट मारेगा, लेकिन उसने शूट नहीं मारा, हल्का से उसे पास दे दिया, दूसरे वाले ने गोल मार दिया। तो दैट स्ट्राइकर फेंटेड टू शूट। समझ में आ गया फेंट का मतलब, है ना। अब FAINT देखते हैं, फेंट। इस फेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहला मतलब है इसका एज ए नाउन। ठीक, नाउन की तरह इसका क्या मतलब है? अगर आप बिल्कुल ही बेहोशी की हालत में हो, है ना, बेहोशी की हालत में होना, और एकदम से दीवार मतलब जमीन पे गिर जाना, तो यू आर फेंट। ठीक है, डेड फेंट, क्या बोलते हैं उसको, डेड फेंट। मतलब बिल्कुल मरे हुए जैसा बेहोश होना, बेहोश कहने का मतलब इसका ना। तो वर्ड में भी वैसे यही होता है, सॉरी, वर्ब और एडजेक्टिव पढ़ेंगे उसके अंदर भी यही मतलब होता है इसका, लेकिन समझ में आ गया आपके? ठीक है, बेहोश हो जाना मतलब, ठीक है। अब फेंट एज एन एडजेक्टिव, अगर हम बोलें एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, तो व्हेन यू आर फेंट, जब आप बिल्कुल बेहोशी की हालत में हैं, तो क्या आपको कुछ दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो बहुत 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 ही कम दिख रहा है, मतलब यू आर नॉट सीइंग इट क्लियरली, है ना। कांट बी क्लियरली सीन, हर्ड और स्मेल्ट। ना आपको सुनाई दिखाई दे रहा है। कोरोना हो गया आपको, कोरोना में तो आपको खुशबू आना ही बंद हो जाती है। ठीक है, बट फेंट अगर आप हैं, इफ यू आर अ फेंट पर्सन, दैट देन यू कैनॉट स्मेल प्रॉपरली। या फिर मैं ऐसे बोलूं, फेंट, देखो आदमी नहीं होता फेंट, फेंट स्मेल ऑफ परफ्यूम। इस एग्जाम्पल से ढंग से समझ में आएगा आपको। फेंट स्मेल ऑफ परफ्यूम मतलब परफ्यूम की बिल्कुल हल्की हल्की महक आ रही है ना। समझ में आया फेंट का मतलब? दैट कैनॉट बी सीन क्लियरली, हर्ड क्लियरली, और स्मेल्ट क्लियरली। मतलब जो बहुत ही हल्का हो, एक तरह से हल्का हल्का, हल्का हल्का सुरूर, वो भी फेंट, हल्का हल्का नशा। ठीक है, समझ में आ गया आपके? वो चीज़ है फेंट। और एज एन एडजेक्टिव इसका एक और मतलब क्या होता है, बहुत छोटा, पता ही नहीं चले। ठीक है, फेंट चेंज इन पॉलिसीज, पता ही नहीं चला कितना चेंज हुआ, बहुत ही कम चेंज, ना के बराबर। ठीक है, ना के बराबर कोई चेंज अगर करता है तो बहुत ही मामूली सा। ठीक है, तो वो भी क्या हुआ, फेंट। ठीक, तो वापस हम नाउन पे आते हैं। अगर आप बिल्कुल डेड फेंट हैं, बहुत ही बेहोशी की हालत में हैं, तो क्या आप ताकतवर हैं या कमज़ोर हैं? यू आर टायर्ड। ठीक है, आपके पास कोई पावर नहीं है, आप डरपोक हो, आप में एंथुजियाज्म नहीं है आप में, है ना, वो जोश नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? तो उस चीज़ को भी हम क्या बोलते हैं, फेंट, लेकिन यहाँ पे वर्ब की तरह यूज होता है। यू आर फेंटेड फ्रॉम हंगर, मतलब आप भूख के कारण कमज़ोर हो गए, है ना। फेंटेड फ्रॉम हंगर, समझ में आ गया इस FAINT का मतलब? मतलब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाना, पास आउट हो जाना। पास आउट मतलब बस बेहोश हो गए आप।
ठीक है, मतलब मैं बिल्कुल बेहोश हो गया। शी फेंटेड इन द प्रेयर हॉल। ठीक है, वो क्या हुई, इतनी इतनी भी पावर नहीं थी उसके अंदर, इतना भी थोड़ा दम नहीं था कि वो जब प्रेयर चल रही है तब वो खड़ी रह सके। तो प्रेयर हॉल में ही वो हो गई डेड, फेंट। ठीक है, फेंट मतलब बेहोश हो जाना, एक्चुअल में यही मतलब है इसका, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, लिटरल और फिगरेटिव दोनों मतलब होते हैं। देखो FEINT का मतलब है बिल्कुल ही बेवकूफ़ बनाना, प्रिटेंसिंग समथिंग, है ना। देखो इस फेंट को आप एक और तरीके से याद कर सकते हो। एक हमारा फ्रेजल वर्ब होता है फेंट हार्ट, फेंट हार्टेड, कमज़ोर दिल का बंदा, है ना, कमज़ोर दिल वाला। तो फेंट हार्टेड, दिस टास्क इज नॉट फॉर फेंट हार्टेड पर्सन। समझ में आया आपके, कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं, जो थोड़े मजबूत लोग चाहिए इस काम को करने के लिए। FEINT, फेंट मतलब प्रिटेंड समथिंग एल्स एंड डूइंग समथिंग एल्स, है ना। यू आर प्रिटेंडिंग समथिंग एल्स बट डूइंग समथिंग, इट इज FEINT फेंट। एंड FAINT फेंट मतलब बस हो गए बेहोश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। एरेबल, एरेबल मतलब विच कैन बी फार्मिंग, मतलब जहाँ पे खेती की जा सके, ऐसे बोल दें हम सिंपल, खेती करने योग्य, जहाँ पे फसल उग सके, पेड़ उग सके, है ना, वो होता है एरेबल। ठीक है, उपजाऊ भूमि, उपजाऊ भूमि, छोटा मी। ठीक है, उपजाऊ भूमि, खेती करने योग्य भूमि, तो वो होगी एरेबल। ठीक है, समझ में आ गया। फर्टाइल लैंड, देखो ये भी एक तो एडजेक्टिव ऊपर वाला, फर्टाइल, फर्टाइल क्या होता है, FERTILE, फर्टाइल मतलब विच इज उपजाऊ। ठीक है, फर्टाइल लैंड होती है, फर्टाइल लैंड भी होगी और क्या हो गया ना, ज़मीन ही होती है ये, ज़मीन से मतलब होता है इसका। समझ में आ गया आपके। और दूसरा क्या है, उपजाऊ भूमि। अगर सिंपल कहीं पे एरेबल आ गया तो एरेबल क्या है, मतलब एरेबल मतलब उपजाऊ भूमि। ठीक, एरेबल मतलब उपजाऊ, बस इतना ध्यान रखना, आपको ज़्यादा एडजेक्टिव और नाउन के चक्कर में मत पड़ो तो ज़्यादा अच्छा है। एरेबल मतलब उपजाऊ। जब हम पढ़ेंगे इन चीज़ों को तो आपको समझ में आएगा कि कब नाउन, देखो वर्ड कुछ भी हो सकता है, 10 तरीके से यूज़ हो सकता है एक वर्ड। ठीक है, तो एरेबल एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ होता है, एज एन नाउन भी यूज़ होता है, दोनों तरह से यूज़ होता है। ठीक, हमने वर्ड पढ़ा है पहले, एडिबल खाने योग्य, पोर्टेबल पीने योग्य, एरेबल मतलब उगाने योग्य। ठीक है, अच्छा इसका एंटोनिम कोई बता सकता है, बहुत सिंपल होगा। जहाँ खेती नहीं कर सकते मतलब द लैंड विच इज़ इनफर्टाइल, है ना, फर्टाइल का उल्टा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये क्या हो गया, अ मोurnful पोयम, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी PPT में दिक्कत हो गई है। अ मोurnful पोयम, इसको मैं काट देता हूँ, है ना, अपने पास सिर्फ एक ही वो है। अ मोurnful पोयम और सॉन्ग मतलब शोक गीत, एक तरह से हम बोले, बस खत्म। अगर कोई शोक गीत है इसका मतलब उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलेगी। क्या बोलेंगे, एलेगी, बस खत्म। ठीक है, मोurnful पोयम, या फिर हमने एक वर्ड पढ़ा था पहले, प्लांट, बहुत अच्छा वर्ड था प्लांट, प्लेंटिव वगैरह वगैरह पढ़ा था। प्लांट मतलब क्या होता है, जिनको हम बुलाते हैं रोने के लिए, है ना। क्या करते हैं कई कई लोग, जैसे बहुत बड़े लोग मरते हैं ना, होगी कहीं भी प्रथा, एक ऐड भी था इसका पुराना वाला, बहुत पुराना। ठीक है, प्लांट मतलब क्या होता है, शोक गीत गाने वाले, या फिर शोक, या फिर ऐसा मोurnful साउंड, उस सब का मतलब था प्लांट। ठीक है ना, प्लांट मतलब क्या होता है, शोक, ऐसी आवाज़ें निकालना। ठीक है, समझ में आ गया। तो एलगी मतलब जब कोई आदमी मर जाता है या फिर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए जब गाना बनता है, ये देखो एलगी जो होती है ना वो जस्ट मरते ही नहीं बनती। एलगी गाना है अच्छा खासा, एक पोयम है उसके बारे में, उसकी, है ना, उसके बारे में उसने क्या क्या किया करके अपनी ज़िंदगी में, तो वो सब मिलके एक पोयम बनती है बहुत अच्छी, तो वो मरने के कुछ टाइम बाद बनती है। हो सकता है किसी ने पहले ही बना रखी हो, वो बात अलग है, लेकिन बाद में ही बनती है। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, इससे मिलता जुलता एक और वर्ड देखो, यूलॉजी। ठीक है, यूलॉजी का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी की प्रशंसा कर रहे हो ना, तो उसके लिए जो आप भाषण दे रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे हो किसी के लिए, तो वो होती है यूलॉजी। कब होती है, या तो किस कहीं सेलिब्रेशन हो रहा हो तब होता है, देखो कितना वो है इसमें, या फिर कहीं किसी की डेथ हो गई हो तब होती है ना।
दोनों। फ्यूनरल सेरेमनी जब होती है ना, फ्यूनरल सेरेमनी, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे इंडिया में तो नहीं होता, लेकिन बाहर फॉरेन में या फिर जो क्रिश्चियंस होते हैं उनमें क्या होता है, वो उस वक्त उसके उस आदमी के बारे में बताते हैं कि आदमी ऐसा था ऐसा था। तो उस वक्त जो भाषण देते हैं, भाषण, उस वक्त गाना नहीं गा रहे हो, ठीक है, उस वक्त जो भाषण देते हैं, दैट भाषण इज ऑल्सो नोन एज यूलॉजी। उस वक्त उसके काम बताते हैं कि कितना अच्छा आदमी था। और जब वो गाना होता है या पोयम होती है तो उसको हम कहते हैं एलेगी। ठीक है, यूलॉजी और एलेगी याद रखना। यूलॉजी सिर्फ उसी वक्त नहीं होती, किसी सेलिब्रेशन पे भी होती है। आपकी शादी हुई, आपका एक दोस्त आपके बारे में 10 बातें बोल रहा है अच्छी अच्छी, तो ही इज ऑल्सो प्रेजेंटिंग अ यूलॉजी। ठीक है, वो एक आपका भाषण दे रहा है अच्छा सा। इससे मिलते जुलते वर्ड प्लाइंट हो गया, हमने फेबल पढ़ा है, हमने वेस्पर पढ़ा है ना, शाम की पोयम, हमने रिवेल पढ़ा है। ये सब हमने एक साथ वर्ड याद किए थे ना, नेल पढ़ा है, मरने बुनने से भी मतलब एक, और एक सोनेट। बीच में अभी पता नहीं क्या हो गया था। अच्छा देखिए हम क्या क्या पढ़ रहे थे, वापस देखते हैं इसको। एलेगी मतलब समझ में आ गया आपके। एलेगी होता है एक वर्ड, एक है यूलॉजी, है ना। यूलॉजी मतलब भाषण किसी की प्रशंसा में, प्रशंसा भाषण, और एलेजी मतलब शोक गीत। ठीक है, भाई प्रशंसा भाषण कब कब होता है, या तो कहीं सेलिब्रेशन पे या फिर किसी की डेथ पे, दोनों पे भी दिया जाता है। ठीक है, जब भी दिया जाए तब। हमने इससे मिलते जुलते वर्ड कौन कौन से पढ़ रखे हैं, प्लायंट, फेबल, वेस्पर, सोनेट, और क्या क्या लिखा था, नेल, रिवेल, और एनेक्डोट भी एक वर्ड होता है, एनेक्डोट, है ना, बहुत बार पढ़ रखा है अभी हमने। बस और तो क्या था, इतना ही। चलिए ठीक है फिर। एलेगी मतलब समझ में आ गया आपको। एलेगी मतलब क्या होता है, शोक गीत। और जो प्लायंट है ये इसका एक्चुअल सिनोनिम है। ठीक है, और इसके बता एंटोनिम क्या होंगे, बता सकता है कोई। पार्टी हो सकता है ना, पार्टी सॉन्ग्स नहीं हो सकते जब हम खुश हैं, जब कोई मरा नहीं, कोई पैदा हुआ है, उस टाइम के गाने, है ना। ठीक है, चलिए हो गए हमारे आज के वर्ड पूरे। एक बार रिवीजन करते हैं वापस, हमें और अच्छे ढंग से क्लियर होगा। एटियोलेट, एटियोलेट का मतलब क्या है, बहुत ही कमज़ोर कर देना, है ना। मेक पेल बाय एक्सक्लूडिंग लाइट। हेरेसी, हेरेसी मतलब जो आ, हमारे अभी के रीति रिवाज उनके खिलाफ कुछ ओपिनियन रखना। पॉलीग्लॉट, बहुभाषी। फेंट, फेंट मतलब चकमा देना, है ना। फेंट मतलब चकमा। और एक दूसरा क्या था, फेंट, फेंट मतलब बेहोश। इसका एक्चुअल में बेहोशी मतलब होता है, बाकी मतलब आप याद रखो तो अच्छी बात है। एरेबल, जोतने योग्य, है ना, खेती जहाँ पे किया जा सके, खेती योग्य। एंड द लास्ट वन इज एलेगी, एलेगी मतलब शोक गीत। इजी है वर्ड, एटियोलेट, हेरेसी, पॉलीग्लॉट, फेंट, एरेबल, एलेगी। चलिए, अच्छा अब आपके लिए ना एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, ये मेरा एक स्टूडेंट है, ये उसकी डायरी है। उसने क्या किया, A3 साइज़ का पेज लिया। कौन सा साइज़ का, A3। तो उसने इसमें सबसे पहले हेडिंग डाली, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीजन 1 एपिसोड 1 टू सीजन 1 एपिसोड 10। फिर उसने क्या किया, देखो जो इसमें कैपिटल्स में दिख रहा है ना आपको, ये 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 उसके मेन वर्ड्स है ना, जो हम पढ़े हैं, हमने जो पढ़े हैं। ठीक है, उसके अलावा जो बीच में जो वर्ड्स दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये देखो यहाँ पे ये वाले जो स्मॉल्स में दिख रहे हैं सारे, ये देखो इतने सारे, ये सब वर्ड्स कौन से हैं, जो हमने इस वर्ड के साथ साथ पढ़े। ठीक है, उसने एक पेज में, उसने कौन सा साइज़ का पेज लिया है, A3 साइज़ का। तो A3 बहुत बड़ा होता है, तो उसके अंदर उसने ऐसे छोटे छोटे बना के पूरा सीजन 1 एपिसोड 10 तक, एपिसोड 1 से एपिसोड 10 तक इस पेज पे लिख लिया। वो बोलता सर मैं तो इस पेज को एक बार रात को सोते वक्त या फिर हफ्ते में 2 या 3 बार तो पढ़ ही लेता हूँ, और आपका वीडियो आने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो भी हफ्ते में 2-3 बार ही आते हैं, इतने बहुत हैं आपको वर्ड्स। अब आप खुद अगर टेस्ट देंगे ना, देखना कितना आसान रहेगा, क्योंकि यही वर्ड घूम फिर के आते हैं। एसएससी के लिए बता रहा हूँ ना, सिर्फ स्टाफ सिलेक्शन के लिए, क्योंकि मैंने पेपर जो लिया है उसी से लिए हैं सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप भी कुछ ऐसा करो, मेहनत करोगे तो ज़रूर होगा। उसने मेरे को नोट्स की कॉपी भी दिखाई, अगर हुआ तो कभी मैं शेयर करूँगा। ठीक, चलिए, तो आपका होमवर्क क्या करना है भैया, पता है ना क्या करना है। सबसे पहला काम है रिवीजन। इसके अलावा मैं कुछ करने को नहीं कहता यार, आप तो रिवीजन करो बस, ख़त्म, और कुछ करना ही नहीं है।
और हाँ, वो आज एक वर्ड पढ़ा था ना, फेन फेन, इनका मतलब देखना क्या होता है प्रीवियस ईयर से, सॉरी प्रीवियस वीडियो से, ईयर में पहुंच गया मैं तो। ठीक है, रिवीजन इज़ द की, नोट्स। देखो आप इस वीडियो को एक बार देख पाओगे, 2 बार देख पाओगे, और ज़्यादा देखने की इच्छा भी नहीं होती। पढ़ाई लिखाई की वीडियो हम ज़्यादा नहीं देखते, और यूट्यूब पे तो बिल्कुल ही नहीं देखते। अगर आप कोर्स खरीद लोगे तो शायद फिर भी देख लो कम से कम 1 या 2 बार, लेकिन यूट्यूब पे नहीं देखते। तो prepare your notes and study and always be logical. Till then, bye bye, tata, thank you.